हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ आर वी प्रसाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर वी एडू पॉइंट। दोस्तों, जैसा कि जानते हैं कि हम अपने चैनल के माध्यम से फिजिक्स, मैथ और अन्य विषय से संबंधित छोटे छोटे फैक्ट्स आपको देते रहते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा दिए गए हर वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज हम फिजिक्स में एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के आए हैं जिसे हम बायो-सेवर्ट का नियम कहते हैं। तो इसको देखने से पहले छोटे छोटे दो टॉपिक हमारे हैं। एक है चुंबकीय क्षेत्र और दूसरा है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो अभी तक हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आवेश के स्थिर होने के कारण उसके प्रभाव को देखा, जिसमें विद्युत क्षेत्र को देखा, विद्युत विभव को देखा, इलेक्ट्रिक डाइपोल को देखा और अन्य अन्य तथ्यों को देखा। फिर हमने आवेश के गतिशील होने पर उत्पन्न हुई धारा के विषय में देखा, विद्युत धारा की तीव्रता क्या होती है उसको देखा और आदि आदि तथ्यों को इसमें भी देखा। आज हमारा तीसरी इकाई है जिसमें विद्युत धारा का चालक के चारों ओर क्या प्रभाव होता है। उसमें एक प्रभाव हम देखेंगे कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है और उसके पहले हम देखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। तो जैसे किसी चुंबक के चारों ओर यदि किसी भी बिंदु पर चुंबकीय सुई रखते हैं तो वह एक निश्चित दिशा में रुकती है। कारण ये होता है कि उस चुंबकीय सुई पर एक बल आघूर्ण लगता है जिसको हम चुंबकीय बल आघूर्ण कहते हैं। तो चुंबक के चारों ओर जहाँ तक चुंबकीय सुई को रखने पर उस पर चुंबकीय बल आघूर्ण लगता है वो क्षेत्र क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की छोटी सी परिभाषा बन के आएगी कि किसी चुंबक के चारों ओर किसी भी बिंदु पर यदि चुंबकीय सुई रखते हैं और उस पर चुंबकीय बल आघूर्ण लगता है तो वो क्षेत्र क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। तो छोटी सी परिभाषा लिखेंगे कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी बिंदु पर रखे चुंबकीय सुई पर चुंबकीय बल आघूर्ण लगता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है यानी किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी भी बिंदु पर यदि हम चुंबकीय सुई रखते हैं तो उस पर चुंबकीय बल आघूर्ण लगता है तो वही क्षेत्र क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अब चुंबकीय क्षेत्र की भी एक दिशा होती है क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि है। तो उसकी दिशा चुंबकीय सुई के दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। तो क्या लिखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चुंबकीय सुई के दक्षिणी ध्रुव को उत्तरी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। यानी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय सुई हमने रखा और चुंबकीय सुई पर लग रहे चुंबकीय बल आघूर्ण के कारण एक निश्चित दिशा में चुंबकीय सुई रुकती है। तो उसके दक्षिणी ध्रुव को उत्तरी ध्रुव से मिलाने वाली जो रेखा होगी उसी रेखा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो यह हमारा हो गया चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है और उसकी दिशा किधर होती है। आगे हम देखेंगे कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है। भौतिक वैज्ञानिक ऑरस्टेड ने एक चुंबकीय सुई लिया और चुंबकीय सुई जिस दिशा में रुकी हुई है उसी दिशा में एक चालक तार को लिया। इस चालक तार को एक विद्युत सेल से उन्होंने जोड़ लिया। जोड़ने के बाद जब विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हुई तो चुंबकीय सुई जिस दिशा में रुकी हुई थी उसी दिशा में थी। और जब विद्युत धारा को इन्होंने चालक तार में प्रवाहित किया तो ऐसी स्थिति में चुंबकीय सुई में कुछ विक्षेप उत्पन्न हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि जब इस चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इस विद्युत धारा के कारण अगर चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न होता है तो इसका अर्थ यह है कि चुंबकीय सुई पर कोई चुंबकीय बल आघूर्ण लग रहा होता है। और चुंबकीय बल आघूर्ण तब लगेगा जब चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो इन्होंने कहा कि देखिए इस चालक तार में जब हमने विद्युत धारा प्रवाहित किया तो चुंबकीय सुई पर चुंबकीय बल आघूर्ण लगा और चुंबकीय बल आघूर्ण लगने का आशय यह है कि इस चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। दूसरा,
इन्होंने विद्युत धारा की दिशा को परिवर्तित कर दिया और विद्युत धारा की दिशा को परिवर्तित करने के बाद पुनः इन्होंने देखा कि चुंबकीय सुई में विक्षेप पहले विक्षेप के विपरीत दिशा में हो गया। पहले देखिए चुंबकीय सुई पहला था, उसके बाद विक्षेपित होकर के इस दिशा में हो गया। अब अंतिम स्थिति में जब विद्युत धारा की दिशा को बदल दिया गया तो चुंबकीय सुई विपरीत दिशा में, इसके विपरीत दिशा में विक्षेपित हो गया। यानी विद्युत धारा की दिशा बदल देने के कारण इस चुंबकीय सुई पर बल आघूर्ण की दिशा भी बदल जा रही है। तो इन प्रयोगों से उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और जिसके कारण चुंबकीय सुई पर एक चुंबकीय बल आघूर्ण लगने लगता है। इसी को उन्होंने कहा कि ये विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है। यानी किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये प्रभाव जो होता है उसको हम कहते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव हम क्या लिखेंगे? यदि किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक के चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। धारा के इस प्रभाव को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। यानी किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और चुंबकीय सुई रखे जाने पर उस पर चुंबकीय बल आघूर्ण लगने लगता है। तो विद्युत धारा के इस प्रभाव को क्या कहते हैं? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। तो ऑरेस्टेड ने केवल इतना बताया कि यदि किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और उसमें रखी हुई चुंबकीय सुई पर विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। अब चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न होता है इसके संदर्भ में हमको बायो-सेवर्ट ने बताया। तो आइए देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के संबंध में बायो-सेवर्ट का नियम। फ्रांस के वैज्ञानिक थे बायो एवं सेवर्ट। इन्होंने 1820 ईस्वी में अपना नियम दिया जिसे बायो-सेवर्ट का नियम कहते हैं और इनका नियम किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के मान के संबंध में था। तो इसको हम लिखेंगे कि बायो-सेवर्ट ने किसी चालक खंड के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के संबंध में अपना नियम दिया, जिसके अनुसार अब यहाँ पर इस नियम से संबंधित फिगर है, इसको हम देखते हैं कि ये हमारा चालक है जिसमें विद्युत धारा आई प्रवाहित हो रही है और इस चालक खंड का छोटा सा अवयव हमने dl लंबाई का लिया है। इस dl लंबाई के अवयव के कारण इस बिंदु P पर जिसकी दूरी इस dl से r है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अगर d भी है तो ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किन किन तथ्यों पर निर्भर करती है, इसी को बायो-सेवर्ट ने अपने नियम में बताया है। तो क्या लिखेंगे? जिसके अनुसार किसी चालक खंड dl के कारण किसी बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB, चालक खंड छोटा सा है dl, इस dl के कारण इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB निम्नलिखित तथ्यों पर निर्भर करती है। पहला, चालक खंड में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। तो पहला लिखेंगे कि चालक खंड में प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होती है। दूसरा, चालक खंड की लंबाई dl के अनुक्रमानुपाती होती है। तीसरा, इस चालक खंड dl की दिशा और बिंदु P को dl से मिलाने वाली रेखा की दिशा के बीच के कोण के ज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। क्या लिखेंगे? चालक खंड एवं इसको बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण के ज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। तो जैसे ये हमारा चालक खंड dl है, इसकी दिशा वही मानी जाती है
जो इस चालक खंड में प्रवाहित धारा की दिशा होती है। तो जैसे प्रवाहित धारा इस तरह से है, तो इस छोटे से खंड में प्रवाहित धारा की दिशा ये हो जाएगी, और इस चालक खंड को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा R की दिशा ये है। तो इस R और इस DL के बीच जो कोण ये थीटा बन रहा है, इस थीटा के ज्या साइन के अनुक्रमानुपाती होती है। और चौथा, चालक खंड से बिंदु P की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इन 4 तथ्यों पर निर्भर करती है। पहला, चालक खंड में प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती, यानी चालक खंड में जितनी ही धारा प्रवाहित होगी इस dB का मान उतना ही ज़्यादा होगा, यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान उतना ही ज़्यादा होगा। दूसरा, चालक खंड की लंबाई dl के अनुक्रमानुपाती, जितना ही लंबा चालक खंड होगा उतना ही ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी। तीसरा, चालक खंड एवं इसको बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच के कोण के ज्या के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी ये चालक खंड की दिशा है और ये चालक खंड को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा की दिशा है। इन दोनों के बीच का कोण जो थीटा है, वो थीटा जितना ही ज़्यादा होगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B का मान उतना ही ज़्यादा होगा। अंत में चालक खंड से बिंदु P की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी इस चालक खंड से बिंदु P की दूरी अगर R है तो R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी ये दूरी जितनी ही ज़्यादा होगी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उतनी ही तीव्रता के साथ घटेगा। यानी एक फैक्टर है इस dl को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा की लंबाई R, जिसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है और अन्य तथ्यों के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये हमारा हो गया बायो-सेवर्ट लॉ का नियम कि किन किन तथ्यों पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB निर्भर करती है। तो इसको अगर गणितीय रूप में लिखें तो हम लिखेंगे कि dB अनुक्रमानुपाती I, फिर dB अनुक्रमानुपाती dl, फिर dB अनुक्रमानुपाती साइन थीटा, और फिर dB व्युत्क्रमानुपाती R²। ये और इन सब को मिला करके लिखें तो लिखेंगे dB अनुक्रमानुपाती I dl साइन थीटा बाई R²। और एक कांस्टेंट रखते हैं, जब अनुक्रमानुपाती चिन्ह को इक्वल टू में बदलते हैं तो लिखेंगे dB बराबर μ0/4π। ये चुंबकीय क्षेत्र के लिए एक स्टैंडर्ड, एक मानक कांस्टेंट है। जैसे हम विद्युत क्षेत्र में पढ़ रहे थे, विद्युत सेक्टर में पढ़ रहे थे 1/4πε0, वो कांस्टेंट था। यहाँ पर μ0/4π एक स्टैंडर्ड कांस्टेंट है, तो इसको लगाएंगे इनटू I dl साइन थीटा अपान R²। ये हमारा बायो-सेवर्ट लॉ से संबंधित फार्मूला है। dB इक्वल टू μ0/4π इंटू I इंटू dl इंटू साइन थीटा अपान R²। तो आगे इसको देखते हैं। और कुछ हमने देख लिया कि बायो-सेवर्ट लॉ से संबंधित फार्मूला है dB इक्वल टू μ0/4π इंटू I dl साइन थीटा अपान R²। ये अब इसको एक और रूप से हम लिख सकते हैं। कैसे? dB इक्वल टू μ0/4π इंटू I इंटू dl इंटू R इंटू साइन थीटा बाई R³। ऊपर R से हमने मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया R³। अब थोड़ा सा dl इंटू R इंटू साइन थीटा के विषय में सोचते हैं। अगर हम वेक्टर के रूप में लिखें तो लिखेंगे dl वेक्टर इंटू R वेक्टर बराबर क्या लिखते हैं, dl इंटू R इंटू साइन थीटा, ये लिखते हैं। यानी dl इंटू R इंटू साइन थीटा की जगह हम वेक्टर dl इंटू वेक्टर R लिख सकते हैं। तो लिख दीजिए, क्या हो जाएगा, dB इक्वल टू μ0/4π इंटू I इंटू dl वेक्टर इंटू R वेक्टर बाई R³। ये वेक्टर फॉर्म में dB का फार्मूला हो गया। अब ये जो होगा
वो वेक्टर फॉर्म में हो गया। तो यहाँ पर हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB को भी हम वेक्टर के रूप में लिख दे रहे हैं। तो ये फॉर्मूला हो गया वेक्टर रूप में। अब हम चर्चा करेंगे कि ये म्यू जीरो अपान 4 क्या है। तो म्यू जीरो अपान 4 यहाँ पर आप देखें कि एक नियतांक है। तो क्या लिखेंगे, म्यू जीरो अपान 4 एक नियतांक है, जिसमें इस नियतांक म्यू जीरो को हम थोड़ा सा विद्युत क्षेत्र के संदर्भ में देखेंगे तो वहाँ पर होता था 1/4 ऑफ साइलेंट जीरो, और यहाँ पर है म्यू जीरो अपान 4 तो यहाँ पर जो ऑफ साइलेंट जीरो था उसको हम कहते थे निर्वात की विद्युतशीलता, और यहाँ पर जो म्यू जीरो है उसको हम कहेंगे निर्वात की चुंबकशीलता। तो क्या होगा कि जिसमें म्यू जीरो निर्वात की चुंबकशीलता है और इसका मान होता है, जिसका मान 4 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ये यानी इसका मात्रक हो गया न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, और इसी का मात्रक एक और होता है, अथवा 4 इंटू 10⁻⁷ वेबर प्रति एम्पियर मीटर, वेबर प्रति एम्पियर मीटर। तो एक मात्रक हो गया न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर और दूसरा मात्रक हो गया वेबर प्रति एम्पियर मीटर। तो ये दो मात्रक इसके हो गए, पहला न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर और दूसरा वेबर प्रति एम्पियर मीटर। और इसके बीमी सूत्र की बात करें तो बीमी सूत्र बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से बीमी सूत्र को लेते हैं। न्यूटन का बीमी सूत्र होगा mLT-2 और एम्पियर स्क्वायर बटे में है तो a पर 2 हो जाएगा बटे, और ये हो जाएगा हमारे पास mLT-2 a-2। तो ये हो गया हमारा निर्वात की चुंबकशीलता का बीमी सूत्र, और ये मात्रक और ये वैल्यू 4 इंटू 10⁻⁷। तो ये बीमी सूत्र और मात्रक बहुत महत्वपूर्ण है, 1 नंबर के क्वेश्चन में अक्सर करके पूछे जाते हैं, तो इसको आप याद रखेंगे। तो ये हो गया हमारा निर्वात की चुंबकशीलता और उसका मात्रक तथा बीमी सूत्र। तो ये बायो सेवर्ट लॉ को हमने देखा। आगे हम देखेंगे कि म्यू जीरो एवं ऑफ साइलेंट जीरो, म्यू जीरो एवं ऑफ साइलेंट जीरो में संबंध क्या होता है उसको हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं म्यू जीरो एवं ऑफ साइलेंट जीरो में संबंध। म्यू जीरो तथा ऑफ साइलेंट जीरो में संबंध, तो इनके मान को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। जैसे म्यू जीरो बराबर क्या लिखते हैं, म्यू जीरो बराबर 4 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, और यहाँ से हमारा हो जाएगा म्यू जीरो अपान 4 म्यू जीरो अपान 4 इक्वल टू 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। और आगे हम जानते हैं कि 1/4 ऑफ साइलेंट जीरो इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये अब इसका और इसका अनुपात निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, म्यू जीरो अपान 4 अपान 1/4 ऑफ साइलेंट जीरो इक्वल टू म्यू जीरो अपान 4 का मान हो गया 10⁻⁷ न्यूटन, मात्रा को लेते हुए चलेंगे, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर बटा 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। अब इसको हल करें हम तो ये हो जाता है म्यू जीरो ऑफ साइलेंट जीरो, ये ऊपर जाएगा और 4 से कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाता है 1/9 इंटू 10⁻⁷, ये 10⁻⁷ है, नीचे करके +7 कर लेते हैं, इंटू न्यूटन बटा एम्पियर स्क्वायर। अब इसको लिखते हैं पूरे के बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। अब इसको हम हल करें तो हो जाता है म्यू जीरो ऑफ साइलेंट जीरो इक्वल टू 1/9 इंटू 10⁻⁻16 न्यूटन बटा एम्पियर स्क्वायर इंटू कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये न्यूटन से कटेगा, और आगे लिखते हैं म्यू जीरो ऑफ साइलेंट जीरो इक्वल टू
1/9 इंटू 10⁻16 इंटू कूलाम आवेश का मात्रक है, जिसको एम्पियर और समय के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा, एम्पियर इंटू सेकेंड होता है कूलाम, और दोनों का स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर कर लेते हैं, अपान एम्पियर स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर। एम्पियर स्क्वायर से कटेगा, बचा क्या, म्यू जीरो ऑफ साइलेंस जीरो इक्वल टू 1/9 इंटू 10⁻9 सेकेंड स्क्वायर या सेकेंड बटे मीटर का होल स्क्वायर, इस तरह से। अब ये क्या हो गया, अगर हम अंडर रूट निकाल लें दोनों तरफ का तो हो जाएगा अंडर रूट म्यू जीरो ऑफ साइलेंस जीरो इक्वल टू 1/3 इंटू 10⁸ सेकेंड प्रति मीटर, और इसको लिख सकते हैं उलट करके 1/म्यू जीरो ऑफ साइलेंस जीरो अंडर रूट में इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और ये है हमारा प्रकाश का वेग, यानी 1/√, म्यू जीरो ऑफ साइलेंस जीरो इक्वल टू हो जाता है प्रकाश का वेग। तो क्या लिखेंगे कि 1/√, म्यू जीरो ऑफ साइलेंस जीरो इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट c। ये हमारा म्यू जीरो और ऑफ साइलेंस जीरो में संबंध होता है, अक्सर करके डिराइव करने के लिए दे दिया जाता है कि सिद्ध कीजिए कि 1/√, म्यू जीरो ऑफ साइलेंस जीरो इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट c। तो आज हमने देखा कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से संबंधित बायो-सेवर्ट का नियम क्या होता है। तो आगे के वीडियो क्लिप में हम देखेंगे कि इस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होती है। अभी तो हमने परिमाण के विषय में देखा है कि बायो-सेवर्ट लॉ ने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का वैल्यू क्या होता है, उस वैल्यू के संबंध में अपना फार्मूला बताया कि dV इक्वल टू म्यू जीरो अपान 4 इंटू आई इंटू डी एल इंटू साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। और इस बायो-सेवर्ट लॉ से संबंधित हमने एक कांस्टेंट म्यू जीरो को देखा। आगे के वीडियो क्लिप में हम इस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा के विषय में चर्चा करेंगे, जिसमें हम दो नियम को देखेंगे, दाएं हाथ के हथेली का नियम और पेच का नियम। तो उस नियम के आधार पर हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होती है उसके विषय में जानकारी देंगे। तो आज बस इतना ही, अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में। यदि आपको वीडियो क्लिप पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि इस तरह के वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में। एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।